To Namo tutorials. Today we are going to start chapter 4 रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया वेग तथा इसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। किसी स्पीशीज की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन की दर को उस स्पीशीज की अभिक्रिया की दर कहते हैं। सांद्रता मोलरता या आंशिक दाब किसी में भी हो सकती है। अतः अभिक्रिया की दर इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, अर्थात सांद्रता c का समय t के साथ परिवर्तन, जिसे औसत वेग भी कहा जाता है। यदि डेल्टा t टेंड्स टू 0 हो तो डेल्टा c बाई डेल्टा टी का मान dc बाई dt होता है, जिसे तात्क्षणिक वेग कहा जाता है। dc बाई dt एट t इज इक्वल टू 0 प्रारंभिक वेग को निरूपित करता है। अभिक्रिया की दर का मात्रक इज इक्वल टू सांद्रता अपॉन समय। यदि सांद्रता मोलरता में हो तो मात्रक इज इक्वल टू मोल अपॉन लीटर इंटू सेकेंड, क्योंकि मोलरता का मात्रक मोल अपॉन लीटर होता है। यदि सांद्रता गैस के आंशिक दाब से व्यक्त की गई हो तो मात्रक इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर एटीएम अपॉन सेकेंड। हमारे पास एक अभिकारक R है तथा उत्पाद P है। अब क्रियाकारक R की दर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू R के विलुप्त होने की दर। दर को हमेशा इस प्रकार लिखते हैं ताकि उसका मान धनात्मक आए। स्पष्ट है कि R समय के साथ कम होता जाएगा, अतः डी आर बाई डी टी नेगेटिव होगा, इसलिए माइनस डी आर बाई डी टी पॉजिटिव होगा। उत्पाद में वृद्धि की दर इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी। चूंकि उत्पाद समय के साथ बढ़ेगा, अतः डीपी बाई डी टी पॉजिटिव होगा। क्रियाकारक के विलुप्त होने की दर इज इक्वल टू उत्पाद में वृद्धि की दर। यह स्पष्ट है कि R जितना विलुप्त होगा उतनी ही प्री में वृद्धि होगी, अतः क्रियाकारक के विलुप्त होने की दर उत्पाद में वृद्धि होने की दर के बराबर होगी। इसलिए माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। ग्राफ से स्पष्ट है कि क्रियाकारक R की सांद्रता समय के साथ लगातार कम होती जाएगी तथा सांद्रता का डेल्टा टी समय में परिवर्तन को R एवरेज अभिक्रिया के औसत वेग से निरूपित किया जाता है, जिसका मान माइनस ऑफ डेल्टा R की सांद्रता अपॉन डेल्टा टी होता है तथा एक दिए गए बिंदु पर अभिक्रिया को वेग को R तात्क्षणिक वेग कहा जाता है तथा इसका मान माइनस ऑफ डी R की सांद्रता अपॉन डी टी होता है, जो इस बिंदु पर माइनस ऑफ ढाल के बराबर होता है। इसी प्रकार उत्पाद P की सांद्रता समय के साथ लगातार बढ़ती जाएगी। विभिन्न स्पीशीज के अभिक्रिया के वेग में संबंध। हमारे पास एक अभिक्रिया है जिसमें कैपिटल A का रस समीकरणमितीय गुणांक स्मॉल a है, कैपिटल B का रस समीकरणमितीय गुणांक स्मॉल b है, कैपिटल C का रस समीकरणमितीय गुणांक स्मॉल c है तथा कैपिटल D का रस समीकरणमितीय गुणांक स्मॉल d है। अब A के अभिक्रिया की दर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी ऑफ A की सांद्रता बाई डी टी होगा। चूंकि A समय के साथ विलुप्त हो रहा है, अतः डी ए बाई डी टी नेगेटिव होगा तथा माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी धनात्मक होगा। इसी प्रकार B की अभिक्रिया की दर माइनस ऑफ डी ऑफ B बाई डी टी तथा डी ऑफ B बाई डी टी के आगे भी नेगेटिव साइन आएगा। इसी प्रकार C की अभिक्रिया की दर डी ऑफ C की सांद्रता अपॉन डी टी। इसी प्रकार D की अभिक्रिया की दर डी ऑफ D की सांद्रता अपॉन डी टी। A के सापेक्ष अभिक्रिया की दर इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन ए डी ऑफ A बाई डी टी होगी। इसी प्रकार B के सापेक्ष अभिक्रिया की दर माइनस वन अपॉन बी डी ऑफ B बाई डी टी होगी। इसी प्रकार C के सापेक्ष अभिक्रिया की दर 1/c
डी ऑफ सी बाई डी टी होगी एवं डी के सापेक्ष अभिक्रिया की दर 1/d डी ऑफ डी बाई डी टी होगी। विभिन्न स्पीसीज के दर में संबंध -1/a डी ऑफ a बाई डी टी इज इक्वल टू -1/b डी ऑफ b बाई डी टी इज इक्वल टू 1/c डी ऑफ c बाई डी टी 1/d डी ऑफ d बाई डी टी। इसे अभिक्रिया की दर भी कहा जाता है। नोट: अभिक्रिया की दर रस समीकरणमितीय गुणांकों पर निर्भर करती है, जबकि किसी स्पीसीज की अभिक्रिया की दर रस समीकरणमितीय गुणांकों पर निर्भर नहीं करती है। यहाँ पे स्पष्ट है कि A की अभिक्रिया की दर A के रस समीकरणमितीय गुणांक पर निर्भर नहीं करती है। इसी प्रकार B, C व D की अभिक्रिया की दर B, C व D के रस समीकरणमितीय गुणांकों पर निर्भर नहीं करती है, परंतु अभिक्रिया की दर रस समीकरणमितीय गुणांकों पर निर्भर करती है। यदि हमें संतुलित समीकरण नहीं दी गई हो तो अभिक्रिया की दर का कोई महत्व नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि मेरे पास अभिक्रिया दी गई है 2a इज इक्वल टू उत्पाद, तो a के सापेक्ष अभिक्रिया की दर इज इक्वल टू -1/2 डी ऑफ a बाई डी टी। यदि मैं इसे इस प्रकार लिख दूं 4 ऑफ a इज इक्वल टू 2 इंटू उत्पाद के सापेक्ष अभिक्रिया की दर हो जाएगी -1/4 डी ऑफ a बाई डी टी। अतः अभिक्रिया के रस समीकरणमितीय गुणांकों को बदलने पर अभिक्रिया की दर बदल जाती है। इसलिए यदि अभिक्रिया संतुलित नहीं दी गई है तो अभिक्रिया की दर का कोई महत्व नहीं होता, परंतु स्पीसीज की अभिक्रिया की दर निकालने के लिए समीकरण का संतुलित होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि स्पीसीज की अभिक्रिया की दर रस समीकरणमितीय गुणांकों पर निर्भर नहीं करती है। क्वेश्चन N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH3 के लिए अभिक्रिया की दर 10⁻³ मीटर पर सेकेंड है, तो ज्ञात करें N2 व NH3 के अभिक्रिया की दर। आंसर: दी गई अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर इज इक्वल टू -d ऑफ N2 बाई डी टी इज इक्वल टू -1/3 डी ऑफ H2 बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 डी ऑफ NH3 बाई डी टी, जो कि 10⁻³ मीटर पर सेकेंड के बराबर दी गई है। अतः यहां से N2 के अभिक्रिया की दर इज इक्वल टू -d ऑफ N2 बाई डी टी इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड तथा NH3 के अभिक्रिया की दर इज इक्वल टू d ऑफ NH3 बाई डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ NH3 की अभिक्रिया की दर d ऑफ NH3 बाई डी टी होती है। अतः NH3 की अभिक्रिया की दर निकालने के लिए 10⁻³ को 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट, अभिक्रिया 2N2 6H2 इज इक्वल टू 4NH3 की दर ज्ञात कीजिए। दी गई अभिक्रिया की दर इज इक्वल टू -1/2 डी ऑफ N2 बाई डी टी इज इक्वल टू -1/2 डी ऑफ N2 बाई डी टी का मान 10⁻³ इज इक्वल टू 10⁻³/2 मीटर पर सेकेंड। थर्ड पार्ट, भाग 2 में दी गई अभिक्रिया की दर के अनुसार N2 के अभिक्रिया की दर लिखिए। N2 के अभिक्रिया की दर इज इक्वल टू -d ऑफ N2 बाई डी टी इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अतः अभिक्रिया के रस समीकरणमितीय गुणांकों को बदलने पर भी N2 की अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
एक अभिक्रिया है जिसमें 2 एक क्रियाकारक है जिससे हमें एक उत्पाद प्राप्त होता है। अभिक्रिया में एक की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल पर लीटर से घटकर 0.4 मोल पर लीटर हो जाती है। तो अभिक्रिया का औसत वेग ज्ञात कीजिए। अभिक्रिया का औसत वेग इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। चूंकि हमें यहाँ पे क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन दिया गया है तथा क्रियाकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है, इसलिए डेल्टा सी बाई डेल्टा टी के आगे एक ऋणात्मक चिन्ह आएगा, क्योंकि अभिक्रिया का औसत वेग हमेशा धनात्मक होता है। अतः अभिक्रिया का औसत वेग इज इक्वल टू 0.4 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 10 मोल पर लीटर पर मिनट इज इक्वल टू 1/100 मोल पर लीटर पर मिनट। यदि हम औसत वेग को मोल पर लीटर पर सेकंड में निकालना चाहें तो हमें अभिक्रिया को 60 से गुणा करना होगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। So with this, thank you very